हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम एमपी आरक्षक के 2017 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया है। ये पेपर नंबर हमारा 7वां है। तो आज हम 31 से लेकर 44 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो देखते हैं भाई 31 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 31वां क्वेश्चन क्या आया था। तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक रेडियो 20% की छूट पर 1,000 रुपये का बेचा। दूसरे व्यक्ति ने इसका दाम 400 रुपये बढ़ाकर इसे 25% की छूट पर बेचा। दूसरे व्यक्ति द्वारा कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया गया। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक रेडियो 20% के डिस्काउंट पर 1,000 रुपये पर बेच दिया। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले व्यक्ति की और यहाँ बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति भी किसको बेचता है, एक तीसरे व्यक्ति को बेचता है। तो पहला व्यक्ति क्या करता है, 20% का डिस्काउंट देता है और 20% के डिस्काउंट के साथ ये दूसरे व्यक्ति को कितने में दे देता है भाई, 1,000 रुपये में इस रेडियो को दे देता है। अब ये क्या करता है दूसरा व्यक्ति, इसकी कीमत को 400 रुपये बढ़ाकर फिर उस पर डिस्काउंट देता है कितना, 25% का, यानी कि ये 400 रुपये बढ़ा देता है इस पर। 1,000 वाला रेडियो जो इसने खरीदा ये 1400 रुपये इस पर क्या कर देता है, MRP कर देता है इसका। फिर इस पर क्या कर देता है, ये डिस्काउंट दे देता है। डिस्काउंट कितने का देता है, तो डिस्काउंट परसेंट आपको लिखा है यहाँ पर कि 25% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है। अब अगर ये 25% का डिस्काउंट देता है तो इसका मतलब क्या है कि 1400 का ये 75% में बेचा होगा इसने। तो हम क्या कर देंगे, तीसरे व्यक्ति को ये कितने में मिला रेडियो, तो हम 1400 का डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, 75%, ठीक है। क्या निकाल देंगे, 75%। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कि तीसरे व्यक्ति ने इसको कितने में खरीदा। अब देखिए पहले व्यक्ति से मतलब नहीं है, बात हो रही है दूसरे व्यक्ति से। यहाँ बोल रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति द्वारा कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया गया। तो दूसरे व्यक्ति ने कितने में खरीदा था, तो अगर हम बात करें कि दूसरे व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य यानी कि CP कितना है, यानी कि अगर दूसरे व्यक्ति के क्रय मूल्य की बात करें तो दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति से इसको कितने में खरीदा था, 1,000 रुपये में। फिर इसने इसका MRP कितना बनाया, यानी कि अंकित मूल्य कितना बनाया, तो आप कहेंगे सर 1400 रुपये। और फिर 1400 रुपये पर डिस्काउंट कितना दिया इसने, 25% का। तो 25% का डिस्काउंट दिया तो तीसरे व्यक्ति को इसने कितने में बेचा। तो अगर हम बात करें कि तीसरे व्यक्ति को कितने में बेचा, तो 1400 को हमें क्या करना है, 75% निकालना है। 75% का मतलब जानते हैं कितना होता है, 3/4। अगर हम 4 से इस नंबर को कैंसिल करते हैं तो 4 × 12, 2 बचेगा, 4 × 5 = 20 और 1 0। फाइनली आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 5 × 3 = 15 की 5, हासिल में 1, 3 × 3 = 9 और 1 10। यानी कि तीसरे व्यक्ति ने इसको कितने में खरीदा, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य जो है वो तीसरे व्यक्ति का कितना है, 1050 रुपये। अगर तीसरे व्यक्ति का मूल्य क्रय मूल्य 1050 रुपये है तो आप बताइए जो दूसरे व्यक्ति के लिए विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि भाई तीसरे व्यक्ति ने तो 1050 में खरीदा लेकिन दूसरे व्यक्ति ने बेचा कितने में, 1050 में। तो ये दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य का काम करेगा। ये 1050 रुपये दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस होगा। तो अगर हम बात करें कि दूसरे व्यक्ति ने इसको खरीदा कितने में, तो या दूसरे व्यक्ति की बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्रय मूल्य कितना है, रेडियो उसने खरीदा कितने में, तो आप कहेंगे सर 1,000 रुपये में। और उसने रेडियो बेचा कितने में तीसरे व्यक्ति को, तो आप कहेंगे सर 1050 रुपये में। तो आप बताइए लाभ हो रहा है क्या हानि, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो लाभ होता है। लाभ कितने का हो रहा है, अगर हम लाभ की बात करें कि लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से किसको माइनस कर देना है आपको, क्रय मूल्य को। यदि विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, लाभ आ जाता है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 1,050 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है दूसरे व्यक्ति का, तो 1,000 रुपये है। तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ 50 रुपये का हुआ। आपको बताना क्या है कि कितने प्रतिशत का उसने लाभ अर्जित किया। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, तो भाई देख लीजिए एक बार और आप, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में कितना, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि दोनों की गणना हमेशा किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर, इंटू कितना हो जाएगा 100। तो लाभ कितना दिया भाई आपको, तो आप कहेंगे सर 50 रुपये का लाभ है। देखिए 1050 में बेचा गया था, 1,000 में खरीदा गया था, तो 50 रुपये का लाभ है।
अगर हम बात करें क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, तो 1000 रुपये में दूसरे व्यक्ति ने, इंटू क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कैंसिल, तो 5% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। 5% का क्या हुआ, दूसरे व्यक्ति को लाभ हुआ। तो अगर हम बात करें कि किस ऑप्शन पे आपको टिक करना है, 5% किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर। क्लियर है बात। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए टेलीविजन सेट का मूल्य 22,000 रुपये है, इसका प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन होता है, तो 2 वर्ष बाद उसका अवमूल्यित मूल्य क्या होगा। यानी कि एक टीवी है जिसका कीमत कितना है, 22,000 रुपये है, और हर साल उसकी कीमत में कितने की कमी होती है, 20% की कमी होती है। तो चलिए समझते हैं हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको क्या दिया है, यहाँ पर टीवी का मूल्य दिया हुआ है। टीवी के मूल्य की हम बात करेंगे तो कितना दिया, 22,000 रुपये दिया हुआ है। टीवी कितने में आती है, 22,000 रुपये में आती है। हर साल कितना % इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो 20% की इसमें क्या होती है, हर बार कमी होती है। अब 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/5 होता है। तो आपको याद होगा हमने बताया था कि यदि वृद्धि की बात करें या कमी की बात करें तो रेशियो में किस तरीके से निकालते हैं। तो 5 जो है और 1 जो है वो 5 का कितना होता है, 20% होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का प्राइस कितना है, 5 है, तो उसमें कितने की कमी हो रही है, 1 की, क्योंकि 1 5 का 20% होता है। तो अगर कमी हो रही है तो हमें क्या कर देना है, 5 में से 1 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 4/5, मतलब पहले साल के बाद उसकी जो कीमत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, स्वयं की कीमत का 4/5 हो जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि प्रारंभ में कीमत 5 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 4। यदि वृद्धि की बात करते तो हम इसको क्या कर देते, 6/5 कर देते। ठीक है। तो कीमत की अगर बात करें कि प्रारंभिक यानी कि नई कीमत कितनी थी, 22,000, 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो इसका आप 4/5 कर दीजिए। 4/5 का मतलब एक्चुअल में कितना होता है, 80% होता है। और आपको पता है कि 20% की कमी हो रही, यानी कि आपने 22,000 का 80% निकाल देना है पहले साल। तो ये 80% जो आएगा, नहीं कि पहले साल के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, और फिर दूसरे साल में फिर से उसमें क्या होना है, 20% की कमी। तो ये जो नया कीमत आया है अब 20% की कमी के बाद, ये अपने आप में क्या 100%, अब ये फिर से कितना होगा, 20% कम होगा। अगर ये फिर से 20% कम होगा तो 20% तो आप जानते हैं भाई कितना होता है, 1/5, यानी कि एक कमी फिर से होगी इसमें, 5 में 1 की कमी फिर से होगी, तो फिर से ये 4/5 हो जाएगा। तो आपको क्या कर देना है, अगर 2 साल के लिए बात कर रहे हैं तो 2 बार इस पर अप्लाई कर देना है। तो देखिए आप काट दीजिए भाई, जो राशि जिससे कट रही है, तो ये आपका आ जाएगा 25, और 25 से ये 100 काट दीजिए 4 बार, तो ये आपका हो जाएगा 220, और ये आपका हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64। ठीक है, इनका आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 का 64 से। तो 22 का 64 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। तो आप कहेंगे 64 का डबल कितना होता है, 128, तो ये आपका हो गया 128, और नीचे भी कितना आना है, 128, ये 8, 10 की 0 हाथ से लेके 4, ये 14, 8, यानी कि 1408, 1408। लेकिन आपका कितना, एक 0 लगा है इसमें, तो एक 0 लगा दीजिए। तो आंसर कितना आ जाएगा, 14,080 रुपये। यानी कि अगर 22,000 की जो टीवी थी और उसमें हर साल 20% की दर से कमी हो रही है उसकी मूल्य में, उसकी कीमत में, तो वो 2 साल बाद कितने की हो जाएगी, तो 14,080 रुपये की हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया आपको 14,080, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोण सी डी बी बराबर 50 डिग्री, कोण DBA बराबर 50 डिग्री, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ABCD निम्न है। ऑप्शन आपको दिए हैं समांतर चतुर्भुज, फिर दूसरा ऑप्शन है आपका समचतुर्भुज, तीसरा ऑप्शन है आपका आयत, और चौथा ऑप्शन है आपका समद्विबाहु समलंब। चलिए तो हम पहले एक एक करके समझ लेते हैं। ये चारों टर्म जो हैं ये चतुर्भुज के प्रकार हैं। पहला आपका समांतर चतुर्भुज है, दूसरा समचतुर्भुज, तीसरा आयत और चौथा समचतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब। ठीक है, तो पहले की हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। बस इसकी परिभाषा के माध्यम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है ना, आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं यदि आपको
पता होगा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है और समद्विबाहु क्या होता है। इसके माध्यम पे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, समांतर चतुर्भुज की यदि हम बात करें तो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जैसे हमने इसको नाम दे दिया ABCD और हमने बोला ये समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब क्या है, इसकी विपरीत भुजाएं जो होंगी वो आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये वाली भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, और साथ में ये आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। और समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं, जो इसके विकर्ण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर दो पार्ट में बांटते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं O पर, तो आप कहेंगे सर कि बराबर भाग में बांटते हैं, इसका मतलब OA बराबर कितना हो जाएगा, OC, और OB बराबर किसके हो जाएगा, OD के। ये इतना पार्ट हो जाएगा। तो ये समांतर चतुर्भुज की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है। तो जैसे हमने यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि AB बराबर है किसके, तो आप कहेंगे DC के। साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि AD जो है वो समांतर है किसके, DC के। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब दूसरी भुजा भी इसी प्रकार हो जाएगी क्या, तो आप कहेंगे सर AD बराबर होगी BC के और AD समांतर हो जाएगी किसके, BC के। और साथ में हमने एक पॉइंट की और चर्चा की है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो OA है वो बराबर किसके हो जाएगा, OC के, और इसी प्रकार OB बराबर किसके हो जाएगा, OD के। समद्विभाजित करते हैं मतलब बराबर दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है। और जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो क्या करता है, उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में भी बांटता है। जैसे अगर हम एक पहले विकर्ण की बात कर लें, यहाँ पर अगर हम बोले केवल एक विकर्ण की बात करें, ये वाला विकर्ण जिसको हमने नाम दिया AC, और ये ABC और ये ACD है, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है आपका ACD त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपके ACD त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर हम विकर्ण BD के परिता बोलें, BD अगर विकर्ण लेके बोले तो त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा वो BCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो मेन चीज आपको इतनी सी बात याद रखनी है बस समांतर चतुर्भुज के लिए, कि समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज की बात करते हैं, समचतुर्भुज। अगर हम समचतुर्भुज की बात करें, सेकंड हमारे पास क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, साथ ही सभी भुजाएं इसमें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। ये अगर हम बोलें कि जो समचतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज तो होता ही होता है, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा आप, कि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज क्या समचतुर्भुज होता है, तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है, साथ ही इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये PQRS हमने क्या बनाया, समचतुर्भुज। तो इसकी भुजाओं की अगर हम बात करें कि इसमें 4 भुजाएं हैं, और वो भुजाएं कौन सी हैं, PQ, QR, SR और SP। ये सभी आपस में कैसी होती, बराबर। अगर ये A है तो ये भी स्मॉल a, ये भी स्मॉल a और ये भी स्मॉल a। साथ में हम कह सकते हैं कि जो समचतुर्भुज में भुजाएं होती हैं जैसे PQ और बराबर QR बराबर RS बराबर क्या होगा, SP। यानी कि समचतुर्भुज की जो सभी भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं और विपरीत भुजाएं समांतर भी होती है। तो हम कह सकते हैं PQ समांतर हो जा SR के, और दूसरा आपका PS समांतर हो जा QR के। ठीक है। ये हमने बात कर ली किसकी, समचतुर्भुज की। अब हम आते हैं आयत पर। तो आयत की परिभाषा भी सेम टू सेम है। अगर हम आयत की बात करें कि आयत क्या होता है, तो आप थर्ड जो आपका चतुर्भुज है आयत, आयत में भी विपरीत भुजाएं कैसी होती है, बराबर तथा समांतर होती है। लेकिन ये समांतर चतुर्भुज से कैसे अलग है,
तो इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमने एक आयत बनाया जिसको नाम दिया एक्स वाई जेड और पी, ये हमने एक आयत बनाया। तो इसकी विपरीत भुजाएं यानी कि एक्स वाई बराबर पी जेड होगी और पी एक्स बराबर किसकी होगी? जेड वाई की होगी। तो आयत में और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, जबकि समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो अगर हम कहें कि क्या आयत एक समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण क्या नहीं होता है? 90 डिग्री का नहीं होता है। तो यदि हम बोलें कि आयत एक समांतर चतुर्भुज है तो आप कहेंगे बिल्कुल है, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज क्या आयत है तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आयत होने के लिए उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है। ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक्स वाई भुजा के बराबर होगी पी जेड के बराबर, और साथ ही अगर हम बोलें कि एक्स पी भुजा किसके बराबर होगी तो आप कहेंगे सर वाई जेड के बराबर। इसके अलावा एक्स वाई जो है वो समांतर होता है पी जेड और एक्स पी समांतर होता है वाई जेड। ये भुजाएं बराबर भी होती हैं और आपस में समांतर भी होती हैं। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की। तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या होता है? तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं, दो विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर समद्विबाहु की बात करें तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं तथा दो असमांतर होती हैं, लेकिन अगर जो असमांतर भुजाएं हैं जो समांतर नहीं है वो वाली भुजाओं की लंबाई अगर आपस में बराबर हो जाती हैं तो वो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाता है। एक्चुअल में ये समलंब का प्रकार है। ये किसका? समलंब चतुर्भुज का प्रकार है। और समलंब चतुर्भुज क्या होता है? अगर हम फोर्थ पॉइंट में बात डिस्कशन कर रहे हैं समलंब की, तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर तथा दो असमांतर होती हैं, उसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अगर उस समलंब चतुर्भुज में से जो दो असमांतर भुजाएं हैं वो बराबर हो जाती हैं तो उसको हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहने लगते हैं। तो देखिए ये इस तरीके का बनता है कि दो भुजाएं कैसी होती है इसकी? असमांतर, और दो भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर। तो अगर हमने इसको नाम दिया ए बी सी और डी, तो इसमें ए बी समांतर होगा डी सी के, ए बी समांतर होगा डी सी के, बराबर नहीं होती है। ठीक है, जबकि जो दो असमांतर भुजाएं हैं जो समांतर नहीं है, कौन कौन सी हैं? ए डी और बी सी, ये समांतर नहीं है। लेकिन अगर ये बराबर हो गई आपस में, यानी कि ए डी बराबर क्या हो गई? बी सी हो गई। ए डी बराबर क्या हो गई? ए डी की लंबाई बराबर हो गई बी सी की लंबाई, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाने लगता है? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, फिर अब आप ऑप्शन को पहचान लेंगे। देखिए इन्होंने बोला कि दिए गए चित्र में कोण सी डी बी, यानी कि सी डी बी कहाँ दिया है? सी डी बी, ये वाला एंगल आपको कितना दिया है? 50 डिग्री का दिया है। फिर आपको एंगल डी बी ए, तो डी बी ए ये वाला एंगल कितना दिया है? तो ये भी 50 डिग्री का दिया है। फिर आपको दिया है कि ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए डी कितना है? तो आप कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना है? तो आप कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर। ए डी और बी सी दोनों कैसे हैं? आपस में बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए डी और बी सी कैसे हैं? बराबर हैं। अब देखिए दो भुजाएं तो इस चतुर्भुज की बराबर हो गई, लेकिन दो क्या आपको बराबर दिख रही हैं? दिख भी नहीं रहे, प्लस आपको दिया भी नहीं है कि बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो अब आप एक चीज समझिए कि अगर ये वाले कोण और इस कोण की बात करें तो ये वाला जो कोण था सी डी बी और कोण डी बी ये दोनों बराबर हैं। और ये कब पॉसिबल है? ये एकांतर कोण के केस में पॉसिबल है, यानी कि ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी डी बी बराबर एंगल किसके दिया? ये तो दिया ही आपको डी बी ए के बराबर है, और ये दोनों की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री के बराबर है। अगर इस प्रकार दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण कहाँ बनते हैं? जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रेखा ए बी है वो समांतर होगी किसके? डी सी के। तो हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर किसकी हो जाएगी? डी सी के। तो हमने देखा कि इसमें दो रेखाएं आपस में कैसी हैं? समांतर हैं, और दो कैसी हैं? बराबर हैं। तो ए रेखा ए बी और डी सी समांतर हो गई, और साथ में दो रेखाएं कैसी हो गई? बराबर हो गई। तो
तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा, तो आप कहेंगे समद्विबाहु समलंब। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आप तक पहुंच गई, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको दिया है कि दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर आर एस है, मतलब जो रेखा पी क्यू है वो समांतर आर एस की है। एंगल यानी कि कोण ए ई एफ बराबर 95 डिग्री है। एंगल बी एच एस बराबर 110 डिग्री है। तो आपको एंगल ए बी सी बराबर बताना है। चलिए इस डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो रेखा है पी क्यू और आर एस ये आपस में समांतर हैं, और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक त्रिअक्षेदी रेखा काटती है इस प्रकार से, तो इनके ये संगत कोण बराबर होते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि दो समांतर रेखाओं को एक त्रिअक्षेदी रेखा काटती है तो इनके ये एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। साथ में इनके शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो अब थोड़ा सा डायग्राम पर गौर फरमाइएगा। डायग्राम में आपको क्या दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि पी क्यू समांतर आर एस है। पी क्यू क्या है, समांतर है आर एस के, और साथ में एंगल आपको कौन सा दिया है, कोण दिया है ए ई एफ। कोण ए ई और एफ ये वाला एंगल आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 95 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। अब कौन सा एंगल दिया है, फिर आपको एंगल दिया है बी एच एस। एंगल बी एच एस ये वाला एंगल कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 110 डिग्री दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा क्या है, एंगल ए बी सी। तो ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है कि भाई कितना है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये दो समांतर रेखा हैं, तो ये वाला कोण 95, तो ये भी कितना हो जाएगा 95, संगत कोण हो जाएंगे। ये भी कितना हो जाएगा 95। और आपको पता है कि एक रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, कितने का, 180 डिग्री का। तो अगर ये 95 तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, अगर ये 95 आपको दिया है तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू की बात करें तो आप 180 में से 95 माइनस कर दीजिए। 180 माइनस क्या कर दीजिए 95, तो यहाँ पर 5 10 जाएगा 18 में से, तो आप कहेंगे सर 8 85 डिग्री आएगा। यानी कि ये वाला एंगल कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर ये 85 डिग्री आ गया, ठीक। अब ये अगर 110 है तो आपको पता है एक रेखा पूरा 180 डिग्री का कोण बनाती है, अभी आपको जस्ट बताया। तो आप देखिए अगर ये 110 है तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे सर ये 70 हो जाएगा। ये वाला कोण कितना हो गया 70। अब देखिए आपको दो कोण मिल गए। किस त्रिभुज की बात करें, अगर त्रिभुज बी एच जी में हम बात करें, किस में बात करें हम, अगर हम बोलें इन ट्राइंगल या त्रिभुज, हम किस में बात करें, त्रिभुज, हम त्रिभुज बी एच जी में बात करते हैं। तो अगर हम बोलें कि त्रिभुज बी एच जी में, तो त्रिभुज बी एच जी में देखना कोण जी प्लस कोण बी प्लस कोण एच, सभी आंतरिक कोण, इनका योग कितना 180 डिग्री होगा। देखिए जी की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने 85 डिग्री, तो यहाँ पर 85 रख दीजिए। बी की वैल्यू नहीं पता है, वो तो हमें निकालना ही है। और एच की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 70 बराबर में कितना 180 डिग्री के। तो अब आप देखिए एंगल बी यानी कि कोण बी का मान कितना आ जाएगा, 70 85 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 155। तो 180 माइनस 155 करिए, कितना आ जाएगा 25 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया 25 डिग्री। और यही आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा गया था ए बी सी, बात एक ही है, आपको तो एंगल निकालना था फाइनली। तो ये कितना आ गया 25 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। तो आपको याद क्या रखना है कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक त्रिअक्षेदी रेखा काटती है, चलिए यहाँ पर एक बार और पूरा देख लेते हैं कि दो समांतर रेखाएं अगर आपके पास हैं, कि हम बोले एल रेखा और एम रेखा, एल और एम कैसी हैं, समांतर हैं, और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि पी काटती है, त्रिअक्षेदी रेखा काटती है, तो इनके कोणों को हम समझ लेते हैं कि कौन से कोण बराबर होते हैं। इसको अगर नाम एक दें, इनको नाम दे देते हैं हम एक एक करके, ठीक है। अगर हम इनको नाम दें एक एक करके, तो देखिए अगर इसको हमने कोण एक नाम दिया, ये वाला आपका कोण 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये वाला 4 हुआ, ये वाला 5 हुआ, ये 6 और ये 7 और ये वाला कोण 8।
तो यहाँ पर आप देखना कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं हम। तो सबसे पहले बात करेंगे कोण 1 और 5 की। तो कोण 1 और कौन सा 5 ये, और कोण ये दोनों की बात करें, फिर हम बात करें कोण 3 और कोण 8, कोण 3 और कोण 8, ठीक है। फिर हम बात करें कोण 2 और कोण 6 की, कोण 2 और कोण 6 की। फिर हम बात करें कोण 4 और कोण 7 की, कोण 4 और कोण 7 की। ये सभी क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं, संगत कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और संगत कोण होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। और संगत कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि कोण 1 बराबर कोण 5 होगा, कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 5 के होगा। संगत कोण बराबर होते हैं। कोण 3 बराबर कोण 8 के होगा, ठीक है। कोण 2 बराबर कोण 6 होगा, और कोण 4 बराबर कोण 7 के होगा। ये संगत कोण हो गए। अब दूसरे पॉइंट की हम बात करें यहाँ पर किन किन कोणों की। कोण आपके बोले हम 4 और 5, 3 और 6। तो हम बोला कि कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और 5, 3 और 6, कोण 3 और 6। और फिर हम बात करें कि कोण 1 और कोण 2 और कोण 8, कोण का 2 और कोण 8। और फिर हम बात करें कोण 1 और कोण 7 की, कोण 1 और कोण 7। ये एकांतर कोण होते हैं, और ये भी सभी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी क्या होते हैं, एकांतर कोण। ये एकांतर कोण होते हैं, और ये सभी के सभी कैसे होते हैं आपस में, ये एकांतर कोण है। और ये संगत कोण थे सभी के सभी। और ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर। यानी कि कोण 4 बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कोण 4 बराबर कोण 5 के हो जाएगा। कोण 4 किसके बराबर, कोण 5 के। इसी प्रकार कोण 3 किसके बराबर, तो आप कहेंगे कोण 6 के। इसी प्रकार कोण 2 किसके बराबर, कोण 8 के। इसी प्रकार कोण 1 बराबर किसके, तो आप कहेंगे कोण 7 के। तो ये एकांतर कोण हो गए जो आपस में बराबर होते हैं। अब एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो ये और समझ लें कि ये पॉइंट क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण कौन से हैं, तो आप कहेंगे कोण 4 और कोण 6 का योग कितना होगा, 180। ये एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं जिनका योग 180 होता है। इसी प्रकार कोण 3 प्लस कोण 5 ये भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने ये सारी बातें समझ ली कि संगत कोण एकांतर कोण क्या होता है, और ये सभी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें ये क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण। ये क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण है। ये क्या है, अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण। और ये सभी का योग यानी कि एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180, ठीक है। तो इस प्रकार हमने संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोण जो होते हैं एक ही ओर के, उनको जाना। अब इसमें देखिए बाह्य कोण भी बनते हैं और अंतःकोण भी बनते हैं। तो अगर हम बात करें कि अंतःकोण कौन कौन से और बाह्य कोण कौन कौन से हैं, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए बाह्य कोण। यहाँ पर जो बाहर बन रहे हैं, मतलब रेखाओं के बाहर की तरफ बन रहा है, वो बाह्य कोण होते हैं। जैसे आपका 1 और 2, कोण 1, कोण 2, और इधर कोण 8 और कोण 7, ये सभी बाह्य कोण हैं। और अगर हम अंतःकोण की बोलें कि अंतःकोण कौन कौन से जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो वो अंतःकोण कहलाते हैं। तो अंतःकोण कौन कौन से हैं, बाह्य कोण हो गए। अंतःकोण मतलब जो अंदर बन रहे हैं 3, कोण 4, फिर उसके अलावा कोण 5, और उसके अलावा कोण 6, ये आपके अंतःकोण है। अब देखिए ये जो हमने लिखा था कोण 1 बराबर कोण 7, तो ये बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं, क्योंकि 1 और 7 आपने लिखा था कहाँ पर, 1 और 7 एकांतर कोण है, लेकिन 1 भी बाहर है और 7 भी बाहर है, तो ये बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार 2 भी बाहर है और 8 भी बाहर, तो ये बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। जबकि 4 और 5 बराबर थे, देखिए, तो ये क्या है, अंतः एकांतर कोण है। और 3 और 6 बराबर थे, तो ये क्या है, अंतः एकांतर कोण है। क्लियर होगी बात, चलिए